हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है कंटिन्यू हमारी क्लास चल रही हैं और आप देख भी सकते हैं पूरी सीरीज एक ठीक है डिटेल में एक पूरी सीरीज चल रही है। जो इतिहास विषय अपने आप में बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, कठिन लगता है, वो चीज़ें काफ़ी आसान हो चुकी हैं अब तक। और आप जिन्होंने हमारी क्लास नहीं देखी है पीछे वाली, वो आप उन्हें देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप बीच से क्लास करोगे तो शायद हो सकता है आपकी समझ में ना आए, ठीक है, और आप कहें कि पता नहीं क्या चल रहा है, बकवास हो रही है, क्या हो रहा है। तो आप हमारे पीछे वाली क्लास देखिए, उसके बाद इन क्लासों को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और नहीं भी अगर ना पीछे वाली क्लास नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ यहीं से जुड़िए, हम आपको, ठीक है, बेहतर हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको चीज़ें और ज़्यादा आसान से आसान कराई जाएँ। और एक बात और है कि हमारा जो इसमें देखिए यहाँ तो क्लासेस चल ही रही हैं हमारी, और दिल्ली पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 9 बजे सुबह के टाइम 9 बजे दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट होता है। जिसमें से पहले देखिए दोनों क्लास एक साथ ही हो रही हैं फिलहाल। पहले मैथ पढ़ाया जाता है, उसमें मैथ की क्लास होती है, प्रैक्टिस सेट मैथ का होता है। उसके बाद रीजनिंग का उसके बाद जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है। क्वेश्चनों की संख्या अभी वैसे उसमें ज़्यादातर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन जीएस के कराए जा रहे हैं और 15 क्वेश्चन मैथ के कराए जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जीएस के कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें? जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 50 आते हैं, 10 आते हैं कंप्यूटर के, कुल मिलाकर के 60 हो जाते हैं। चलिए, तो आप हमारे साथ वहाँ जुड़ सकते हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम आएगा वो, और एग्ज़ाम जैसे ही होने में 2 महीने बचेंगे तो हम क्वेश्चनों की स्ट्रेंथ बढ़ा करके उससे दुगनी यानी 5 गुनी कर देंगे, ठीक है। अभी 10 हैं, फिर 50 कर देंगे सीधा डायरेक्ट, और फिर एक, ठीक है, और उसमें एक पूरी क्लास में बता देंगे पूरी अच्छे तरीके से। चलिए, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, पिछली क्लास में मैंने जानकारी के प्रमुख स्रोत बताए थे कि मौर्योत्तर काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे। मैंने वहाँ बात करी थी उनमें कि जैसे बौद्ध ग्रंथ थे, महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य लिखा हुआ था, ठीक है, और मालविका का अग्निमित्र था, ठीक है, नानाघाट अभिलेख थे, नासिक अभिलेख थे, सिक्के थे, ठीक है, और अयोध्या अभिलेख था। तो ये सभी क्या थे? ये सभी महाभाष्य था। तो ये सभी क्या थे? ये सभी स्रोत थे जानकारी के। और मैंने बताया था इनके बारे में पूरे अच्छे से बताया है कि किसने लिखे थे, कहाँ के हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं आगे वंशों की, कि कौन कौन से मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन से वंश उभर करके सामने आए। पहला वंश आपको दिख रहा होगा, सुंग वंश। सुंग वंश की स्थापना होती है 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। सुंग वंश की स्थापना की अगर बात की जाए तो सुंग वंश की स्थापना होती है 185 ईसा पूर्व में। कब होती है जी? 185 ईसा पूर्व में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सुंग वंश, ठीक है, ये देखिए 185 ईसा पूर्व में सुंग वंश की स्थापना होती है। कब होती है? 185 बीसी में। किस लिए हुई थी? देखिए 185 बीसी में, ठीक है, 185 बीसी में मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक, बृहद्रथ की हत्या कर, ठीक है, हत्या कर, बृहद्रथ की हत्या कर, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर। उसी के अमात्य थे उस समय, ये उसी का नाम था पुष्यमित्र सुंग। तो अमात्य का नाम था पुष्यमित्र सुंग। अमात्य का नाम क्या था? अमात्य का नाम था पुष्यमित्र सुंग। आप इमेज में देख सकते हैं, पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है जिसे कहते हैं हम सुंग वंश। किसकी? सुंग वंश। आपको याद करना बहुत सिंपल हो जाएगा क्योंकि सुंग पीछे भी लिखा हुआ है और साम्राज्य में सुंग है और इनके नाम के पीछे भी सुंग ही लिखा हुआ है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि पुष्यमित्र सुंग के द्वारा किस प्रकार साम्राज्य की स्थापना की गई थी, सुंग वंश की स्थापना, ठीक है। इसे ब्राह्मण वंश भी कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका? ब्राह्मण वंश भी है, ठीक है, क्योंकि पुष्यमित्र कौन थे? ब्राह्मण थे, तो इसलिए इसे ब्राह्मण वंश भी कहा गया है और ब्राह्मण वंश की इसे उपाधि भी दी गई है। पुष्यमित्र सुंग एक ब्राह्मण थे, इसलिए उनके द्वारा साम्राज्य की स्थापना की गई थी और इसलिए ये साम्राज्य क्या कहलाया? ब्राह्मण वंश कहलाया, ठीक है। ये वंश क्या कहलाया? ब्राह्मण वंश कहलाया था। अब ये जो थे अमात्य थे किसके? बृहद्रथ के। 185 बीसी में इसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या इसके अमात्य पुष्यमित्र सुंग के द्वारा कर दी जाती है और वंश की स्थापना की जाती है सुंग वंश की, ठीक है। अब आप देखिए इसमें साम्राज्य आप देख सकते हैं कितना बड़ा साम्राज्य था। इतना नहीं था जितना कि ठीक है, इतना नहीं था जितना कि औरों का होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये था अलेक्जेंडरिया, ये अलेक्जेंडर था,
यानी मकदूनिया प्रांत था ये, मकदूनिया, ठीक है, सॉरी अलेक्जेंड्रिया प्रांत था ये, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया, ये वाला जो प्रांत है अलेक्जेंड्रिया आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान में अलेक्जेंड्रिया प्रांत था। इंडो ग्रीक सिटीज थी ये, ठीक है, हिंद यवन शासक थे, यहाँ रहते थे, ठीक है, हिंद यवन शासक, हिंद यवन शासक, हिंद यवन शासक भी आ गए थे क्योंकि इन्होंने भी आक्रमण करना शुरू कर दिया था, हिंद यवन शासक भी आ गए थे, ठीक है। इससे पहले तो आक्रमण हो जाता है। यहाँ एक कपीसा नगर था जिसको ध्वस्त कर दिया गया था। कपीसा नगर मैंने बताया था कि जो साइरस द्वितीय आया था इसने कपीसा नगर को ही ध्वस्त किया था। उस समय भारत वाला क्षेत्र था कपीसा नगर, और ये पहला, जब भारत पर पहला ईरानी हकामनी साम्राज्य, ठीक है, पहला हकामनी या ईरानी आक्रमण जो हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 558 बीसी, 554 बीसी के आसपास, और इसने कपीसा नगर को ध्वस्त कर दिया था पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक्षशिला पड़ता, वो तक्षशिला तक तो नहीं आया था, वापस लौट के चला गया था, लेकिन फिर उसके बाद साइरस प्रथम, सॉरी दारा प्रथम आया था 516 बीसी में, और इसने आक्रमण किया था, और इसके आक्रमण के बाद ये सफल आक्रमण माना जाता था। तो आप देख सकते हैं ये सिकंदर के द्वारा बसाए हुए नगर थे अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। ये देखिए आपके इंडस, यहाँ पर नदी है ये, तो इंडस नदी, इंडस नदी के तट पर है अलेक्जेंड्रिया, एक है एरा, ठीक है, ये अलेक्जेंड्रिया। उसके बाद यहाँ पर संगाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा साम्राज्य है ये वाला, ये है आपके सुंग वंश। कौन सा है जी, ये सुंग वंश है, ठीक है, देखिए ये सुंग वंश, ये जो पूरा साम्राज्य है ये आपका सुंग वंश, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके सत्यपुरा, ठीक है, श्री, ठीक है, श्री रंगनम, ठीक है, ये सभी क्या है, ये छोटे छोटे ये ऐसे ये जो थे, ये स्थानीय जो शासक होते थे उनका यहाँ पे क्षेत्र था, ठीक है। आप सुंग वंश का साम्राज्य देख सकते हैं 180 बीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 185 यानी 184 बीसी में। 185 में इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पर इसने जो बृहद्रथ था उसकी हत्या करी थी, ठीक है। इमेज आप देख सकते हैं, ये थे पुष्यमित्र सुंग। चलिए जानते हैं इनके बारे में, आइए चलिए चर्चा करें। देखिए सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की, ठीक है। मैंने बताया था कब की थी, कब की थी जी, 185 बीसी में। 185 बीसी में सुंग वंश की स्थापना करी थी। किसकी हत्या करके, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके इसने, पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना करी। यह जाति से ब्राह्मण था। जाति से ब्राह्मण होने के कारण इस वंश को ब्राह्मण वंश भी कहा गया था। इस वंश को ब्राह्मण वंश भी कहा गया, इस वंश को ब्राह्मण वंश भी कहा गया। इमेज मैंने आपको दिखाई दी थी। जाति से ब्राह्मण होने के कारण इस वंश को ब्राह्मण वंश भी कहा गया। पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। क्या कराए थे जी, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, मैंने बताया था, ठीक है। इनके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से, अयोध्या अभिलेख से, ठीक है। तो अयोध्या लेख से हमें जानकारी मिलती है, अयोध्या लेख से जानकारी मिलती है। इसके बारे में जानकारी के स्रोत में बताया था। अयोध्या लेख के बारे में जानकारी मिलती है कि अश्वमेध की पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और देखिए यहाँ पर ये जो लिखवाया गया था अयोध्या लेख, ये धनदेव के द्वारा रचित था, ठीक है, धनदेव द्वारा रचित, ठीक है, अयोध्या लेख था। और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ठीक है। और इसने देखिए इसी में जानकारी मिलती है कि इसने यवनों को भी पराजित किया था। ये पुष्यमित्र के द्वारा यवनों को पराजित किया गया था। ये भी हमें कहाँ से मिलता है, अश्वमेध यज्ञ से ही जानकारी मिलती है कि इसने यवनों को भी पराजित किया था, ठीक है। जो इसका बेटा था, ठीक है, जो बेटा था इसका नाम था पुष्यमित्र सुंग ने यवनों को पराजित किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मनु तथा पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन और मित्र थे। समकालीन का मतलब जानते हो ना, समकालीन क्या होता है, समकालीन का मतलब होता है कि उसी के समय, यानी जब पुष्यमित्र सुंग था तो उसी के समय में ये इसके मित्र थे, ठीक है। पुष्यमित्र के मित्र थे, पुष्यमित्र सुंग के मित्र थे। नाम था इनका मनु और पतंजलि, मनु और पतंजलि। तो मनु और पतंजलि इनके मित्र थे, ठीक है।
और ये जो अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, इनकी अगर बात की जाए अश्वमेध यज्ञों की किसके कहाँ पर कराए गए थे, ठीक है, तो इन्होंने जो मैंने बताया था कि इनके द्वारा ही इनको संपन्न कराया गया था, पतंजलि के द्वारा इनको संपन्न कराया गया था अश्वमेध यज्ञों को, ठीक है। आगे मनु ने मनु संहिता, कौन सी, मनु ने मनु संहिता, ठीक है, मनु ने मनु संहिता और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना, महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना करी, किसके शासन काल में, इन्हीं के शासन काल में। तो मनु ने मनु संहिता लिखी थी, क्या लिखी थी जी, मनु संहिता, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा रचित एक पुस्तक थी महाभाष्य, इसकी इन्होंने रचना करी थी। मैंने बताया भी था कि इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, पतंजलि के बारे में, ठीक है, सॉरी महाभाष्य में किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, ये पुष्यमित्र शुंग के राज्य की घटनाओं के बारे में, पुष्यमित्र शुंग की राज्यकाल की घटना, राज्यकाल की घटनाओं का उल्लेख मिलता है, घटनाओं का वर्णन, ठीक है, इसमें मिलता है, महाभाष्य मिलता है, ठीक है। देखिए पुष्यमित्र ने, अगर इसकी बात करी जाए पुष्यमित्र की, तो पुष्यमित्र ने देखिए क्या हुआ था, इसने 2 स्तूपों का निर्माण भी कराया था, तो याद रखना 2 स्तूपों का निर्माण भी कराया था, ठीक है, 2 स्तूपों का निर्माण। अब ये स्तूप कौन कौन से थे, एक था सांची का स्तूप, एक था विदिशा का स्तूप, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, एक सांची का स्तूप था, एक सांची का स्तूप था, एक भरहुत का स्तूप था। तो एक सांची का स्तूप का निर्माण कराया था सांची, और एक था भरहुत, ठीक है, भरहुत, ठीक है, भरहुत अभिलेख, 2 अभिलेखों का इसने निर्माण कराया था, ठीक है। और यहीं से इस बात का तथ्य होता है कि जब पुष्यमित्र शुंग ने 2 स्तूपों का निर्माण कराया था, तो ये बौद्धों का संहारक कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसने बौद्धों का संहार नहीं किया था, अगर ये बौद्ध धर्म के खिलाफ होता तो ये स्तूपों का निर्माण ही नहीं कराता। स्तूप वही थे, ये स्तूपों की बात करें तो स्तूप देखिए जो अशोक ने निर्माण कराया था, अशोक ने स्तूप निर्माण कराया था, तो सब में धर्म की बात की थी, धर्म की बात की थी, हर एक स्तूप में बताया था उसने किस प्रकार से एक राजा एक प्रजा से किस प्रकार से संबंधित होता है, इनके बारे में इसकी जानकारी मिलती है, बताया भी था इन्होंने इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो भरहुत अभिलेख, ठीक है, भरहुत अभिलेख के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और सांची अभिलेख और भरहुत अभिलेख किसने बनाए थे, ये पुष्यमित्र शुंग ने दोनों का निर्माण कराया था। और देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसने जो पत्थरों की जो वेदिकाएं थी उसको निर्माण कराना शुरू किया था, सॉरी काष्ठ की वेदिकाएं लगाना शुरू करवाया था। तो पहले जो काष्ठ की जो वेदिकाएं होती थी, पहले लकड़ी की जो वेदिकाएं लगी होती थी, उनके स्थान पर इसने, ठीक है, इनके स्थान पर इसने किस चीज़ का निर्माण कराना शुरू कर दिया, तो इसके स्थान पर इन्होंने पाषाण वेदिकाओं का निर्माण कराना शुरू कर दिया था, ठीक है। अभी बताऊंगा वेदिका क्या है, ठीक है। देखिए जो पहले लकड़ी की वेदिकाएं लगी होती थी, तो लकड़ी की वेदिकाओं के स्थान पर, लकड़ी की वेदिकाओं के स्थान पर ठीक है, पाषाण वेदिकाएं यानी पत्थर की वेदिकाएं, पाषाण वेदिकाएं लगवानी शुरू की। तो इसी के शासनकाल में, अब वेदिकाएं क्या होती है, देखिए आपने देखा होगा, आप सामान्यतः आपने वेदिकाएं देखी हैं, बहुत देखी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वेदिकाएं होती क्या हैं, ठीक है। वेदिकाएं बता देता हूँ, आपके घर में क्या है कि आप घर तो सभी लोग घर में रहते हैं, ठीक है। आप देखिए आपके सीढ़ियाँ बनी होती हैं, क्या बनी होती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए ऊपर, और सीढ़ियाँ जो बनी होती हैं तो उसके साइड में क्या होती है, रेलिंग लगी होती है, रेलिंग क्या होती हैं जी, रेलिंग लगी होती हैं, जिनको पकड़ करके हम छत पे चढ़ते हैं या फिर जिनको पकड़ करके हम चढ़ते हैं। तो रेलिंग जो होती है उसके चारों तरफ जो रेलिंग होती हैं, जैसे कि कोई मंदिर होता है, आपने मंदिर की सीढ़ियाँ भी देखी होंगी, तो मंदिर की सीढ़ियों पर क्या होता है, मंदिर की सीढ़ियाँ जो होती हैं उसके साइड में रेलिंग लगी होती है, रेलिंग तो सब जानते हो ना, जिसको पकड़ करके लोग आगे चढ़ते हैं, तो वो जो रेलिंग है, रेलिंग को ही वेदिका ही कहते थे। अब उसमें क्या था, उस समय पहले इनको चारों तरफ से चारों ओर लगा देते थे, जैसे मान लीजिए कोई स्तूप है तो उसके चारों ओर पहले लकड़ी की वेदिकाएं लगा दी जाती थी, यानी बाउंड्री की जाती थी चारों तरफ लकड़ी की। बाद में जाकर के, ठीक है, इसी के शासन काल में पुष्यमित्र शुंग ने इनको लकड़ी के स्थान पर इनको पाषाण यानी पत्थर की बनाना शुरू कर दिया वेदिकाओं को, ठीक है। यानी रेलिंग जो बनाई गई थी वो किसकी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी पत्थर की। चलिए ठीक है,
पुष्यमित्र के बाद इसका बेटा अग्निमित्र शासक बना। पुष्यमित्र के बाद इसका बेटा अग्निमित्र शासक बना, ठीक है। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, यानी अग्निमित्र पुष्यमित्र का बेटा था, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मालविका अग्निमित्र से, ठीक है। मालविका अग्निमित्र नामक जो एक ग्रंथ लिखा गया था, प्रसिद्ध ग्रंथ, ठीक है, कालिदास के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ मालविका अग्निमित्र, ठीक है। इसका जो नायक था उसका नाम था अग्निमित्र, और इससे हमें जानकारी मिलती है मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंधों की, ठीक है। इस वंश के अगर हम अंतिम शासक की बात करें, ठीक है, इस वंश के हम अंतिम शासक की अगर बात करें तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक नाम था इसका देवभूति, ठीक है। इस वंश के अंतिम शासक ठीक है, इस वंश का यानी शुंग वंश का अंतिम शासक 10वां शासक नाम था इसका देवभूति, ठीक है। नाम था इसका देवभूति। क्या नाम था जी? देवभूति। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था, ठीक है। देवभूति था इस वंश का अंतिम शासक, जिसकी हत्या इसी के अमात्य नाम था इसका वासुदेव, ठीक है। तो इसके एक मंत्री था, ठीक है, इसका एक अमात्य था, तो अमात्य का नाम था देवभूति, ठीक है। अमात्य देवभूति के द्वारा अमात्य वासुदेव के द्वारा, ठीक है, देव और वासुदेव, ठीक है। तो इसके अमात्य वासुदेव के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है जिसे कहते हैं हम कंडव वंश, ठीक है। तो इसके अमात्य वासुदेव के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और इसकी हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे कहते हैं हम कंडव वंश। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था इसका देवभूति। और देखिए एक दो चीजें याद रखना, एक तो प्रथम शासक और एक अंतिम शासक। किसी भी वंश का एक प्रथम शासक एक अंतिम शासक ये जरूर पूछे जाते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था और इस वंश का संस्थापक कौन था, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आप याद रख लेना। तो अंतिम शासक और प्रथम शासक। देवभूति की हत्या वासुदेव इसके अमात्य वासुदेव के द्वारा कर दी जाती है और इसके बाद एक नए वंश की स्थापना होती है। नया वंश जो चलता है, नए वंश की बात करें तो नए वंश की तो इसका नाम है कंडव वंश। क्या नाम है? कंडव वंश, ठीक है। कंडव वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की जाती है। 75 BC से लेकर के 30 BC तक ये साम्राज्य में रहता है, ठीक है। संस्थापक होता है इसका नाम है इसका वासुदेव। चलिए नेक्स्ट आगे अगला है कंडव वंश। कंडव वंश, ठीक है, आप देख सकते हैं सिमट करके इतना सा ही हो गया क्योंकि जो देखिएगा कन्नव डायनेस्टी, ठीक है, कन्नव वंश। और आप देख सकते हैं ये पूरा कंडव वंश है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपका कंडव वंश, ठीक है, ये आपका है कंडव वंश। और इस वंश का जो संस्थापक था नाम था इसका देवभूति। तो वासुदेव, देवभूति नहीं वासुदेव, ठीक है। तो इस वंश का संस्थापक नाम था इसका वासुदेव, ठीक है। इस वंश के संस्थापक की बात करें तो इस वंश का संस्थापक था नाम था इसका वासुदेव, ठीक है। देखिए इस वंश की स्थापना वासुदेव ने की और वासुदेव कौन था? वासुदेव था शुंग वंश में एक अमात्य की भूमिका निभा रहा था, ठीक है। तो इस वंश की स्थापना किसने करी थी? वासुदेव ने। कब करी थी? 75 BC में। 75 BC तो आप जानते हो ना, बिफोर ऑफ क्राइस्ट, यानी इसको हम BCE कहते हैं अब इस टाइम, BCE, ठीक है। BCE जानते हो ना BCE क्या होता है? तो इस वंश की स्थापना इस वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की गई थी। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, ठीक है, याद रखना। इस वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था सुशर्मा। साम्राज्य केवल इसका पाटलिपुत्र तक ही रह गया था, ठीक है। इस वंश का साम्राज्य तो था, ठीक है, इसके शासनकाल में, वासुदेव के शासनकाल में साम्राज्य तो था वो केवल पाटलिपुत्र तक ही सिमट कर रह गया। साम्राज्य पाटलिपुत्र तक सिमट कर रह गया। ठीक है, इसके शासनकाल में साम्राज्य जो था, यानी जो ये जो वंश था कंडव वंश में ही जो साम्राज्य था वो पूरी तरीके से कहाँ तक सिमट कर रह गया था? वो केवल और केवल पाटलिपुत्र तक ही सिमट कर रह गया था, कहीं और ज्यादा तक नहीं रहा था।
आप देख सकते हैं ये वासुदेव है, पिक्चर यहाँ दिखाई दे रही होगी आपको, तो ये वासुदेव है जिनकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो याद रखना वासुदेव, ठीक है, इनके द्वारा ही कंडव वंश की स्थापना की गई थी 75 BC में। इस वंश का अंतिम शासक नाम था इसका सुशर्मन या सुशर्मा, ठीक है, सुशर्मन या सुशर्मा, सुशर्मन या सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। सुशर्मा की हत्या सातवाहन शासक सिमुक के द्वारा कर दी जाती है। किसके द्वारा? सिमुक के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। सिमुक कौन था? सातवाहनों का शासक था, ठीक है, और इसकी हत्या कर दी जाती है सिमुक के द्वारा, और इस एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? नए वंश, सातवाहन वंश। क्या कहते हैं जी? सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश की स्थापना होती है 30 BC में, सातवाहन वंश की स्थापना होती है, और उसके बाद ये 250 AD तक सातवाहन वंश चलता है, ठीक है। तो याद रखना, ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, केवल इतना पूछा जाता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था, ठीक है, कंडव वंश, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, अगला जो है, अगला है सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश, ठीक है। तो इसके विषय में हम नेक्स्ट क्लास में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकायदा इमेज वगैरह लगा के मैं बताऊंगा आपको कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसके विषय में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही क्लास में सब कुछ हो जाए, ठीक है, सब कुछ बता दिया जाए आपको, ठीक है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारी क्लासों को देख रहे हैं। अगर हिस्ट्री में पूरी ही डिटेल में आपको नॉलेज लेनी है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए बस, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको और जगह से ज़्यादा मिल रहा होगा यहाँ पे, और जगह से ज़्यादा, ठीक है, और बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा आपके में। अगर आप नहीं समझ में आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, वर्ड समझ में नहीं आता है, इतिहास से संबंधित कोई वर्ड हो आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, निश्चित ही उस कमेंट का आपको जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, सातवाहन वंशों को लेकर के अगली क्लास में इसके बारे में बात की जाएगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।